गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी। आज हम मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। और देखो ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये थोड़ा सा बड़ा भी है। इसको हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, नंबर सिस्टम को। और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस प्रकार की मैथ और साइंस की वीडियो आपको यहाँ से बिल्कुल मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये जो आपके नंबर सिस्टम में आपको जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें मैथ आती है वहाँ पर नंबर सिस्टम ज़रूरी आता है। और नंबर सिस्टम की इस वीडियो को देखने के बाद नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। सिर्फ इस समय हम एक दो एग्जाम्पल लेंगे और थ्योरी लेंगे। उसके बाद आप थ्योरी की अच्छे से प्रैक्टिस करना और एग्जाम्पल्स निकालना। एग्जाम्पल्स की हम अलग से क्लास लेंगे, उसी क्लास को आप निकालते रहना, उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो चालू करते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम देखते हैं नंबर्स। नंबर्स किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले द फर्स्ट इज दैट प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो संख्या हम नेचुरली पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, इस प्रकार की जो संख्या होती है उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये हमारी नंबर लाइन है। जो हमारी नंबर लाइन होती है, इस पर जो नंबर्स होते हैं, जो इधर वाले नंबर होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सभी क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। इनको हम एन से क्या है दर्शाते हैं, एन से व्यक्त करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हुई? नेचुरल नंबर्स। कौन से हुए? 1 2 3 4, जीरो को हटा दो, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो भी नंबर्स है वो सब हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे। कुछ इसके ऊपर महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती हैं, पॉजिटिव होंगी और इंटीजर मतलब पूर्णांक होंगी वो, ठीक है। यदि ए और बी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं तो ए प्लस बी सदैव एक प्राकृतिक संख्या होगी, ध्यान रखना। ए इंटू बी भी प्राकृतिक संख्या होगी, लेकिन ए माइनस बी प्राकृतिक संख्या हो यह आवश्यक नहीं है। और ए डिवाइडेड बाई बी भी प्राकृतिक संख्या हो यह आवश्यक नहीं है। कैसे आवश्यक नहीं है देखते हैं अभी। देखिए 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -9, तो क्या ये प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं है। एक देखते हैं हम, 9 माइनस 9 कर लेते हैं, ये भी क्या आएगा? 0। तो क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। ए बटे बी, तो 10 डिवाइडेड बाई 12 किया हमने, ये आया 5/6। क्या 5/6 एक प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी? नंबर लाइन पर 0 को हटा के जो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको देख लेते हैं। कुछ उनके जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको हम देख लेते हैं अभी। एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? संख्या 1 2 3 4 5 6 एंड सोन एन तक। एन इंटू एन प्लस 1/2 क्या होगा? एन इंटू एन प्लस 1/2, मतलब संख्या जितनी भी संख्या है इंटू संख्या प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सीधा से याद करो, संख्या इंटू संख्या प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा? संख्या इंटू संख्या प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग।
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। क्या होगा? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6, मतलब संख्या, जितनी संख्याएं हैं, इंटू संख्या प्लस 1 जो हमने अभी किया था, इंटू संख्याओं का दुगना, संख्याओं का दुगना प्लस 1, और सबको डिवाइड कर देंगे किससे? 6 से। ये क्या हुआ? उनके वर्ग का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हुआ? संख्या इंटू संख्या प्लस 1/2, और उनके वर्गों का संख्या इंटू संख्या प्लस 1, यहां तक तो हमने देखा था, इंटू संख्याओं का दुगना प्लस 1/6 होगा। ठीक है। अब एक और चीज आती है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, उनके क्यूब का योग क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1/2, मतलब n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग का होल स्क्वायर। जो हमने n प्राकृतिक संख्या देखी थी उनका योग और उसका क्या होगा? होल स्क्वायर है। ये क्या हुआ? n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग का स्क्वायर। ठीक है, ये n है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग का स्क्वायर। आगे देखते हैं, a से b तक की लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, जितनी संख्या होंगी लास्ट संख्या प्लस प्रथम संख्या इंटू लास्ट संख्या में से प्रथम संख्या घटाएंगे प्लस 1 कर देंगे, अपोन में 2 करेंगे। ये होगा किसका? n a से b तक की लगातार संख्याओं, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो हमने प्राकृतिक संख्याओं के योग के 4 फॉर्मूले देखे। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्या इंटू संख्या प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2, उनके वर्गों का योग, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, संख्या इंटू संख्या प्लस 1, संख्या का दोगुना प्लस 1/6, n प्राकृतिक संख्याओं को घनों का योग, जो प्राकृतिक संख्याओं का योग है उसका स्क्वायर कर देंगे, और a से b तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? लास्ट संख्या प्लस प्रथम संख्या, लगातार है तो, इंटू लास्ट संख्या माइनस प्रथम संख्या प्लस 1/2। ध्यान रहेगा? ठीक है, आगे चलते हैं, इसी संबंधित कुछ 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहले उनका योग देखते हैं। योग का फॉर्मूला क्या होता है? संख्या, संख्या कितनी? 10 इंटू 10 प्लस 1/2, संख्या इंटू संख्या प्लस 1/2। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 55। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, उनके वर्गों का योग क्या होगा? संख्या इंटू संख्या प्लस 1 में संख्या का दोगुना 20 प्लस 1 में क्या आ जाएगा? 6। तो ये क्या आ जाएगा? 10 इंटू 11 इंटू 21/6। तो इसको कट करेंगे 5 टाइम, 3 टाइम, 7 टाइम, तो ये आ जाएगा 55 इंटू 7, तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 385। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग क्या होगा? जो हमने प्राकृतिक संख्याओं का योग किया उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 55 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? तो हमने तीनों चीज यहां पर देख ली है, प्राकृतिक संख्याओं का योग देख लिया है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग देख लिया, उनके घनों का योग प्राकृतिक संख्याओं का योग आया था उसका ही स्क्वायर यहां पर कर देंगे। तो हमने अभी तक ये देखा, आगे देखते हैं। जो एक फॉर्मूला और था उस पर एक क्वेश्चन देख लेते। 11 से 30 तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो हमने देखा था लास्ट संख्या 30 प्लस प्रथम संख्या 11 इंटू
30 माइनस 11 प्लस 1 अपोन में 2। देखो एन की बजाय याद करने के बजाय संख्या इंटू संख्या प्लस 1 याद करो, जिससे क्या आपको इजीली याद रहेगा। तो ये टोटल आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 इंटू यहाँ पर ये आ जाएगा 20 अपोन में 2, 10, तो 410 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं पूर्ण संख्या है। चलिए अब तक हमने प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ लिया था, अब हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर्स, होल जैसा कि नाम से होल, होल मतलब पूर्ण। अब क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या जो अपनी है उसमें अगर जीरो, प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को मिला दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जो अपनी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स है उसमें अगर जीरो को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्या बन जाएंगी। इनको 0, 1, 2, 3, 4 कहते हैं। इसको होल को डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड कर दो तो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसा कि नाम से पूर्ण, पूर्ण मतलब जीरो को ऐड कर दिया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। एन लगातार पूर्ण संख्याओं का योग n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 होता है। प्रथम n पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू एन माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन 6 होता है। प्रथम n पूर्ण संख्याओं के घनों का योग n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर होता है। देखो जैसा कि आपको अभी बताया था मैंने कि क्या होता है, जीरो को हम ऐड कर देते हैं। अगर मान लो अगर हम करते हैं कि 10 प्राकृतिक संख्या है तो 10 प्राकृतिक संख्या 1 से 10 तक होंगी। लेकिन अगर 10 पूर्ण संख्याएं लगातार तो वो क्या होंगी, 0 से 9 तक होंगी। तो यहाँ पर एक नंबर जो है घट जाता है, इसलिए -1 कर रहे हैं। एक नंबर घट जाता है इसलिए -1 कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पूर्ण प्राकृतिक संख्या वाला था उसमें हर एक में -1 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा पूर्ण संख्या हमारा बन जाएगा। जो हमारे प्राकृतिक संख्याओं के फॉर्मूले थे ना, अगर उसमें सब में अगर -1 कर देंगे तो यही क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या वाला बन जाएगा। ओके चलो आगे देखते हैं। ध्यान रखना n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 लगातार का n का n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6 हो जाएगा और घनों का होगा संख्याओं का योग का होल स्क्वायर। ठीक है आगे देखो, अब इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं। प्रथम 6 लगातार पूर्ण संख्याओं का योग, 6 लगातार पूर्ण संख्याओं का योग, बस वही है n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। n माइनस 1 अपॉन में 2 तो क्या होगा, 6 तो 6 इंटू 6 माइनस 1 5 अपॉन में 2 तो क्या हो जाएगा ये 15। उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या होगा, n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन में 6 क्या होगा 6 इंटू 5 इंटू उसके डबल से -1, 6 दूनी 12 से 1 गए तो 11 अपॉन में 6 55। उनके घनों का योग, घनों का योग क्या होगा, संख्याओं का योग जो था उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225। ओके ये चीज याद रखना, इनकी आप प्रैक्टिस करना। जो मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ एज इट इज जो मैं लिखा रहा हूँ उसकी एक नोट्स बना लेना और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के लिए हम क्लास लेके आएंगे, उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करते जाना। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालो, एनसीईआरटी कुछ मत निकालो, एनसीईआरटी क्वेश्चन निकालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो, बस ज़्यादा नहीं करना है। अब तक हमने क्या पढ़ा, प्राकृतिक संख्या पढ़ा 1 2 3 4 5, पूर्ण संख्या पढ़ा
उसमें क्या पढ़ा था, होल नंबर्स जो थे उसमें हमने जीरो को इंक्लूड कर दिया था। अब पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक में क्या, जैसा नाम से विदित है आपको, जैसा नाम से दिख रहा है कि अगर हम पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो ये संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती। नेगेटिव नंबर्स को नंबर लाइन पर क्या क्या होते हैं, एक नंबर लाइन है ना, ये जीरो है, यहाँ पर 1 2 3, तो ये वाले नंबर तो क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए। इसको अगर मिला देंगे तो हो जाएंगे होल नंबर्स, यहाँ से यहाँ तक के। अगर इसमें हम नेगेटिव नंबर्स को मिला दें, अगर इन सबको इनको भी मिला देते हैं तो ये सभी नंबर यहाँ से यहाँ तक के क्या हो जाएंगे, ये इंटीजर्स हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। पूर्णांक मतलब सारी की सारी संख्या होगी। तो पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सभी क्या होंगे, अपनी पूर्णांक संख्याएं होंगी। यदि ए और बी दो कोई पूर्णांक संख्या, ये मोस्ट है क्योंकि आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं कि अगर ए और बी दो पूर्णांक संख्या है तो ए प्लस बी भी एक पूर्णांक संख्या होगी, बिल्कुल होगी। ए इंटू बी भी एक पूर्णांक संख्या होगी, बिल्कुल होगी। ए माइनस बी भी एक पूर्णांक संख्या होगी, बिल्कुल होगी। भले ही से क्या होगा, अगर हम 5 - 5 कर देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 ही पूर्णांक संख्या है। भले ही हम क्या करेंगे, 3 - 2 करेंगे तो माइनस वो 1 आएगा, तो ये पूर्णांक संख्या है। और 2 - 3 करेंगे तो -1 करेंगे तो ये भी पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्याओं का जोड़ हो, गुणा हो, या फिर माइनस हो मतलब एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, सभी क्या होंगे, पूर्णांक संख्या होंगे। लेकिन A/B डिवीजन करने पर वो पूर्णांक संख्या होंगी, ये जरूरी नहीं है। डिवीजन करने पर भी वो पूर्णांक संख्या होंगी, ये जरूरी नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे अगर हम 2/2 करते हैं तो क्या आ जाएगा 1, 4/2 करते हैं तो क्या आ जाएगा 2, ये सभी पूर्णांक संख्या। लेकिन अगर हमने यहाँ पर किया है -5/2 किया है, ठीक है, ये क्या है, और -3/2, ये सभी क्या है, परमे संख्या है, ना कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या नहीं, इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि नंबर लाइन, इन नंबर लाइनों पर, इस पर ये कहीं है नहीं। जो मेन नंबर्स हैं, पूर्णांक नंबर, उन पर नहीं है, इसलिए ये सभी क्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्याएं होंगी। ये पूर्णांक संख्या डिवीजन वाली नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, एक परमे संख्या है। ठीक है, एक परमे संख्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या नहीं है। मतलब अगर पूर्णांक संख्याओं का, इंटीजर्स का हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पूर्णांक संख्या आएगी। लेकिन डिवीजन करने पर जरूरी नहीं कि वो पूर्णांक संख्या ही हो। ओके, आगे देखते हैं। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार देख लो। हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए हैं, नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए हैं, हमने होल नंबर्स पढ़ लिए हैं, हमने इंटीजर्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम परमे तथा अपरमे। परमे संख्या, रेशनल नंबर तथा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, परमे तथा अपरमे पढ़ेंगे हम। चलिए, परमे संख्या तथा अपरमे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपको अपनी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। रेशनल नंबर तथा इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? यदि किसी संख्या को P/Q रूप में लिखा जा सकता हो, अगर किसी संख्या को P/Q रूप में लिखा जा सकता हो, यहाँ P तथा Q पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0 पूर्णांक, लेकिन Q कभी 0 नहीं होगा। पूर्ण संख्या में 0 होता है, लेकिन Q कभी 0 नहीं होगा। ऐसी होगा उसे हम परमे संख्या कहते हैं। तो Q से ध्यान रखो, जिसे हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो संख्याएं क्या होंगी, परमे संख्याएं होंगी। कौन सी संख्या होंगी, परमे संख्या होंगी। ठीक है,
जिन संख्याओं को हम पीवटिक के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो आगे, परमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं तथा सभी पूर्णांक आते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। परमेय संख्याओं के अंतर्गत अब तक हमने क्या पढ़ा, देखो एक बात देखी, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इनसे बड़े होते हैं होल नंबर्स, इनसे बड़े होते हैं क्या, इंटीजर्स, और इनसे भी बड़े होते हैं परमेय संख्याएं। ठीक है, इनसे भी बड़ी क्यों, परमेय संख्या। मतलब परमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या आ जाएगी, पूर्ण संख्या आ जाएगी और सभी पूर्णांक आ जाएंगे, चाहे माइनस वाले हो प्लस वाले हो, सभी पूर्णांक इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है हमें। जो तथ्य है ना वो सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के जो आरपीएससी का पैटर्न है उसमें तथ्यों को ज़्यादा पूछ रहे हैं। जैसे कि आपने रीट में भी देखा है, डायरेक्ट उन्होंने क्या किया, तथ्य के 4 ऑप्शन दे दिए हैं और उसमें से वो डायरेक्ट पूछ रहा है। तो तथ्य वाले क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ध्यान रखना, उनको ज़्यादा मतलब थोड़ी तरीके से रटना है उनको, सीधी सी बात है। देखो, दो परमेय संख्याओं के बीच असीमित परमेय संख्याएं होती हैं, मतलब इनफिनिट, बहुत सारी परमेय संख्या, दो परमेय संख्याएं 1 और 2 है, उसके बीच में बहुत सारी परमेय संख्याएं होंगी। ओके, दो परमेय संख्याओं के बीच असीमित परमेय संख्याएं होती है। यदि किसी परमेय संख्या के हर में 2 तथा 5 हों, 2 तथा 5 हो, अथवा दोनों शांत, दोनों की घात या तो 2 या 5 हो, या फिर दोनों की 2 या 5 की घात हो, तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। 2 तथा 5 या फिर उनकी घात हो, 2 तथा 5 की, जैसे 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 5 की घात 2, 4, 5, 6, अगर इस प्रकार के नंबर्स परमेय संख्या के हर में हैं, ओके, तो वो परमेय संख्या क्या होंगी, शांत होंगी। जैसे मान लो 5/2 है, या फिर कोई है 95, 92 या फिर 93/2 × 5 की पावर 2 है, ये सभी क्या शांत होंगी, ये सभी कैसी होंगी, शांत होंगी। ठीक है, 2 तथा 5 या फिर इसको घातांक है तो भी शांत। तो परमेय संख्याओं का योग इंपॉर्टेंट है। दो परमेय संख्याओं का योग व्यकलन मतलब माइनस गुणा हमेशा परमेय संख्या होती है। दो परमेय संख्या अगर है उनका तो योग हो, मतलब एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, तीनों क्या होंगी, परमेय संख्या होंगी। लेकिन उनका भाग परमेय संख्या हो ऐसा जरूरी नहीं है। यही सेम नियम किसमें था, अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा था उसमें था पूर्णांक संख्याओं में, सेम उसमें भाग पूर्णांक नहीं ना, बाकी सब पूर्णांक थे। उसमें क्या था, जो भाग था, डिवीजन था, वो पूर्णांक नहीं था, बाकी सब पूर्णांक थे। सेम यहाँ पर है प्राकृतिक संख्याओं में, सिर्फ भाग परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्याओं में भाग परमेय संख्या नहीं है, तो प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन तीनों ही क्या है, परमेय संख्या। ठीक है, ध्यान रखना, परमेय संख्या p/q, q ≠ = 0। ठीक है, दो परमेय संख्या के बीच असीमित मतलब अनंत परमेय संख्या हो सकती है। अगर परमेय संख्या का हर में 2 या 5 या फिर उनके मल्टीपल थे तो वो क्या होंगी, शांत होंगी, उनके दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत होंगे, मतलब कुछ समय बाद शांत हो जाएंगे। शांत है शांत को हम आगे पढ़ेंगे। दो परमेय संख्याओं का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन गुणा परमेय संख्या होंगी, लेकिन भाग परमेय संख्या हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, जैसे आप देखो बहुत सारी संख्या है जिनके भाग परमेय संख्या होंगी, मतलब उनका जरूरी नहीं व्याकलन, उनको भाग करेंगे दो परमेय संख्याओं को तो परमेय संख्या ही हो। ए व बी परमेय संख्याएं हों तो ए की घात p, ए की पावर b परमेय संख्या हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, जैसे दो परमेय संख्या है, 1/5 परमेय संख्या है, लेकिन 2 की पावर 1/5 परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 1/5 को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, परमेय संख्या। ठीक है, तो ऑपरेशन ध्यान रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपरमेय संख्या पर।
वे संख्या जिनको p बटे q रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिनको p बटे q रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। वो सभी क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, जिनको p बटे q रूप में हम नहीं लिख सकते। रूट पाई ध्यान रखना, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, ये पाई है बस, रूट 5 मत करो, इसे पाई कर दो, पाई पाई, रूट 2, रूट 3 एंड और रूट 5 और भी आ गए ऐसी संख्या है। ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या, जिनको p बटे q, पाई को क्या रखेंगे, पाई बाई 1 कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार रूट 2 का भी कुछ नहीं होता है। अपरिमेय संख्या सदैव अशांत अनावसानी दशमलव संख्याएं होती हैं, अशांत, ठीक है, अशांत होती है, मतलब उनके साथ चलते रहते हैं और कभी भी वो क्या होती है, एक फिक्स उस पर नहीं पहुंचती, रिपीटेशन भी उनमें नहीं आता। जैसे रूट 2 का है 1.4 1 4 2 1 3 5 एंड सो ऑन चलता जाएगा। पाई का क्या है, पाई का भी है 3.14 1 3 5 9 और एंड सो ऑन आगे से चलता ही जाएगा, ठीक है। तो इनका क्या दशमलव प्रसार अगर हम करेंगे तो वो अशांत प्रकार का होगा, और असावधानी मतलब रिकरिंग नहीं होगा, मतलब कुछ समय बाद रिपीट नहीं होगा, रिपीट होगा तो वो शांत प्रकार का, उनको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अपरिमेय संख्या हम ध्यान रखना, क्या रखना, पीवटी के रूप में नहीं लिख सकते उनको, रूट पाई मतलब पाई, रूट 2 और इस प्रकार से। देखो एक चीज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देखो, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22 बटे शायद पर 22 बटे 22/7, पाई की जगह हम 22/7 रखते हैं ना। पाई तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है वो परमेय संख्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर तथा गुणा और भाग अपरिमेय संख्या या परमेय संख्या हो सकती है। यहां पर भाग भी ऐड कर दिया है। पूर्णांक थे, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स जो थे, उसमें क्या था, इंटीजर्स में भाग नहीं था, परमेय संख्याओं में भाग नहीं था, मतलब दो परमेय संख्याओं का भाग करेंगे वो परमेय संख्या नहीं आ रही थी। यहां पर योग, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, चाहे डिवीजन करें, दो अपरिमेय संख्या होगा तो वो अपरिमेय भी हो सकती है और परमेय भी हो सकती है, ठीक है। एक परमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणा तथा भाग हमेशा अपरिमेय होगा। एक परमेय है जैसे 2 है, और एक क्या है, रूट 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2√2। ये क्या है, हमेशा अपरिमेय होगा। गुणा करो चाहे भाग करो, 2/√2 करो, ये सभी क्या है, अपरिमेय होंगी। वह संख्या जो पूर्ण वर्ग न हो उसका वर्गमूल हमेशा अपरिमेय होता है। जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे 3 5 7 9 नहीं है, क्योंकि 9 का पूर्ण वर्ग 3 हो जाएगा, ये नहीं है। 11 इस प्रकार की जो संख्या है उनका पूर्ण वर्ग क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, वर्गमूल उनका क्या होगा, अपरिमेय होगा। जो पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर पूर्ण वर्ग हो जाती है तो परमेय संख्या होंगी, पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय संख्या होंगी। ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। एक बार उनको और हम देख लेते हैं। चलो एक बार और देखते हैं, छोटा सा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 अपरिमेय नहीं है, 22/7 परमेय संख्या है। दो परमेय संख्याओं का योग, अंतर तथा गुणा और तथा भाग परमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। एक परमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणा तथा भाग हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। वह संख्या जो पूर्ण वर्ग न हो, जो पूर्ण वर्ग न हो, जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता हो, वो क्या होगी, हमेशा अपरिमेय संख्या होंगी। ये इंपॉर्टेंट है, इनके एडिटिव नोट्स बनाना है आपको, क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे। आजकल जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, आजकल ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं पूछ रहे, वो आपसे कैलकुलेशन नहीं कर, वो चाह रहे हैं कि आपको आता है नहीं आता है, बस ये हमें बताओ।
अब देखो ये जो अब तक का जो था उसको मैंने एक छोटी सी समरी में कर दिया है, इसको हम देखते हैं। पर में प्लस करो या माइनस करो, पर में के साथ पर में प्लस पर में या पर में माइनस पर में, ये सब हमेशा क्या होगा, एक परमेशन क्या होगा है। p प्लस माइनस p बराबर p, p प्लस माइनस a बराबर a, मतलब परमे को प्लस करो या परमे को माइनस करो, ये हमेशा अपरमे संख्या होगा। परमे प्लस माइनस अपरमे, जैसे 2 माइनस √2, ये अपरमे संख्या है। परमे इनटू या डिवीजन अपरमे हमेशा क्या होगा, अपरमे होगा। अपरमे प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन या डिवीजन अपरमे बराबर परमे या अपरमे, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखो। देखो परमे और दोनों परमे, अगर दोनों प्रमेय परमे परमे है, रेशनल रेशनल है, तो इनके बाद हमेशा रेशनल ही आएगा, चाहे आप प्लस करो या माइनस करो, ठीक है, या डिवीजन करो या सब्ट्रैक्शन करो। अगर परमे है तो हमेशा परमे ही आएगा। एक मिनट, देखो यहाँ पर हमने किया था ना, परमेय संख्याओं का योग करो, माइनस करो, गुणा करो, हमेशा परमेय संख्या आएगा, लेकिन डिवीजन परमेय हो ऐसा नहीं है, ठीक है, डिवीजन का ध्यान रखना। तो परमेय प्लस या माइनस हो तो क्या आएगा, परमेय आएगा, या फिर आप मल्टीप्लाई भी ले सकते हो इसमें। परमेय प्लस या माइनस अपरमेय होगा तो यहाँ पर अपरमेय आएगा। अगर अपरमेय आ गया तो भैया हम दादा हैं, हम बड़े हैं, हमारे पास एक शब्द ज़्यादा है, ए ज़्यादा है, तो हम ही आएंगे, सीधी सी बात है। परमेय इनटू या डिवीजन अपरमेय, तो ये भी अपरमेय आया, मतलब ये कह रहा है कि अगर मैं जहाँ पर आ गया हूँ तो मैं ही आऊँगा भाई, सीधी सी बात है। लेकिन अपरमेय ए प्लस माइनस मल्टीप्लाई करो या डिवीजन करो ए का, तो ये ए भी हो सकता है और पी भी हो सकता है। पी प्लस माइनस और सब्ट्रैक्शन पी बराबर पी होगा, पी प्लस माइनस ए बराबर ए होगा, पी इनटू या डिवीजन ए बराबर ए होगा। और जहां पर मतलब ए पर में अगर ए है तो वो ए भी हो सकता है और पी भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। पी 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 ए पी ए, ध्यान रखना, पी 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 होगा, पी ए होगा, और ए या पी हो सकता है। तीन चीज ध्यान रखनी है आपको, परमे प्लस माइनस परमे परमे होगा, अपरमे प्लस माइनस इनटू या फिर सब्ट्रैक्शन अपरमे होगा, ठीक है, और अपरमे प्लस अपरमे ए होगा, ये ए भी हो सकता है, पी, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, ये दो संख्या है, दोनों क्या अपरमेय संख्या है, तो अपरमेय संख्या का योग करेंगे तो क्या होगा, एडिशन कर दो इनको, इस वाले से एडिशन करेंगे तो ये √3 कट जाएगा आपस में, तो क्या आ जाएगा 14। तो ये क्या संख्या, परमेय संख्या है, मतलब अपरमेय प्लस अपरमेय यहाँ पर क्या होगा, परमेय हो गया, ध्यान रहेगी ये बात। देखो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा 14, ये क्या होगा, अपरमेय संख्या, परमेय संख्या होगी। तो ये सिद्ध हो गया, अपरमेय प्लस अपरमेय इज इक्वल टू परमेय। यहां से इनको अगर हम योग करेंगे तो क्या होगा, ये सब कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2√2, और ये क्या है, अपरमेय, मतलब अपरमेय प्लस अपरमेय बराबर क्या होगा, अपरमेय। आपको कुछ नहीं करना, ये देखो डायरेक्ट, मैं इस पर इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि ये पूछे जाएंगे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। मैथ में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, परमेय अपरमेय से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि ये दो परमेय संख्याओं को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, परमेय संख्या आएगा। तो आप ध्यान रखना, पी प्लस माइनस एडिशन या मल्टीप्लिकेशन है तो ये क्या, पी, ये पी है तो पी आएगा, पी होगा, ठीक है। पी के बाद ए आ गया तो यहाँ पर ए ही आएगा, चाहे वो प्लस हो माइनस हो एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो। लेकिन अगर दोनों ए हो गए
तो यहाँ पर ए या पी हो सकता है। ठीक है, अगर कहीं भी एक ए आया तो ए ही आएगा, दोनों ए आए तो ए या पी हो सकता है, दोनों पी पी आए तो पी होगा, सीधी सी बात, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब ये सबकी एक समरी जब तक हमने पढ़ी है। प्राकृतिक संख्या सबसे कम होती है 1 2, उसके बाद प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या, अगर इसमें जीरो और मिला दे तो, पूर्णांक संख्या अगर इसमें माइनस वाली संख्या मिला दें तो, -2 -1 मिला दें। परमेय संख्याएं अगर इन सबको मिला देंगे तो वो परमेय संख्या हो जाएंगी, इन सबको मिला के। और अगर परमेय संख्याओं में अपरमेय संख्याओं में मिला दी जाए तो सभी नंबर बन जाएंगे, वास्तविक नंबर बन जाएंगे। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, इस फिगर को डायरेक्टली आप ऐसा ही बना लेना, जैसा यहाँ पर बना हुआ है ऐसा ही इस फिगर को बना लेना, इससे आपको पता रहेगा। प्राकृतिक संख्याएं उनसे बड़ी होती है पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर। उनसे बड़ी होंगी पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, उनसे बड़ी होंगी इंटीजर्स, उनसे बड़ी होंगी रेशनल नंबर्स, और रेशनल प्लस इरेशनल मिला दी जाए तो वो क्या बन जाएंगी, वास्तविक संख्या, वो सभी वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि आजकल जो है क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेशन के रेट में जो क्वेश्चन आए मैथ के ज़्यादा कैलकुलेशन की नहीं है, और अभी भी आरपीएससी में ऐसे क्वेश्चन देने वाली वो थोड़ी बेसिस आपको देखेंगे, रियल आप पर आता है नहीं आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन से सत्य हैं, कौन से सत्य हैं? देखो, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अभी हमने देखा था वास्तविक संख्याओं के अंदर सारी अपरमेय संख्या है, तो ये सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है ये वाला। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो माइनस नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, उनका वर्गमूल नहीं निकलता है, उनका रूट नहीं होता है, जैसे √-3 नहीं निकलेगा। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है, नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या नहीं होती। प्रत्येक वास्तविक, क्योंकि 2 एक वास्तविक संख्या है लेकिन अपरमेय नहीं है, परमेय संख्या है। सभी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। क्या सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या होती है? नहीं, कुछ रियल नंबर्स जो होते हैं अपरमेय भी होते हैं, कुछ रियल नंबर्स जो होते हैं वो अपरमेय भी होते हैं। ठीक है, यहां पर देखो, तो ये भी क्या है, गलत है, ये भी क्या है, गलत है, तो ओनली 1। ठीक है, इस प्रकार से आप करोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हमने क्या है, नेचुरल नंबर्स की थ्योरी हमने पढ़ लिया, जिसमें नेचुरल मतलब नंबर्स जो होते हैं उनकी थ्योरी हमने पढ़ी है नंबर सिस्टम की। अभी हम नंबर सिस्टम पर जो संक्रिया होंगी, नंबर सिस्टम पर जो और ऑपरेशंस होंगे उसको हम पढ़ेंगे। उसमें आपके जो सम भाजकता के नियम है, या फिर आपके जो इवन नंबर है और नंबर से उनसे संबंधित जो आपके ऑपरेशन से उनको हम पढ़ेंगे, और इनके दशमलव प्रसार वो मोस्ट है, जो उनके दशमलव प्रसार है वो मोस्ट है, उसमें शांत और अशांत संख्या आएंगी वास्तविक संख्याओं पर। तो वो सारी चीज़ हम नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले, फिर क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कम से कम 2 क्लासें लेती है। नंबर सिस्टम सबसे बड़ा टॉपिक है, 2 क्लासें तो लेता ही है, तो 1 क्लास और लेंगे, उसमें हम ये सारा कुछ कवर कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो साथियों से सब्सक्राइब करवाएं और उनको शेयर जरूर करें। और आपके क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, इस क्लास से बाहर कुछ भी नहीं। ओके, तो इस क्लास को आप जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप पूरी क्लास देखोगे, अच्छे से देखोगे, तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। एक दूसरी क्लास भी लेके आएंगे जिसमें बाकी जो ऑपरेशन है वो हम करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार दोस्तों, सेवा क्लासेज में आपका स्वागत है। अब नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति के हम डेफिनेशंस वगैरह पढ़ चुके हैं। अब उनके कुछ स्पेशल प्रसार
और उनको हम पढ़ते हैं, उनके स्पेशल यूजेज को पढ़ते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या एवं उनके दशमलव प्रसार। उनके दशमलव प्रसार कैसे होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत। शांत होता है, अशांत होता है जो चलता रहता है, शांत जो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है। ऐसे दशमलव प्रसार को क्या होते हैं, ये परमी संख्याएं होती हैं। अशांत होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जो कुछ समय बाद रिपीटेशन जिनमें चालू हो जाता है, कुछ समय बाद नंबर्स का रिपीटेशन चालू हो जाता है, ये क्या होती हैं, ये परमेय संख्याएं होते हैं। और दूसरा जिनमें रिपीटेशन चालू नहीं होता, अनावृत्ति होती है, लगातार वो नंबर्स बदलते रहते हैं, रिपीटेशन चालू नहीं होता है, वो सब क्या होते हैं, अनावृत्ति दशमलव प्रसार होते हैं, अशांत प्रकार के। और ये सभी अपरमेय संख्या होती है। तो दशमलव प्रसार दो प्रकार का, शांत और अशांत। शांत परमेय संख्याएं होती हैं, और अशांत जो शांत कुछ समय के बाद जिनमें शेषफल 0 हो जाता है। अशांत जो चलते रहते हैं, उनमें एक होता है जिसमें नंबर्स रिपीट होने लग जाते हैं, वो क्या होते हैं, अशांत। और वो आवृत्ति मतलब लगातार फ्रिक्वेंट हो रहे हैं, लगातार वो चल रहे हैं, तो ऐसी को परमेय कहते हैं। परमेय दो प्रकार को है, एक तो शांत और अशांत में जिनमें रिपीटेशन हो जाता है। जिनमें रिपीटेशन नहीं होता, लगातार वो डिवाइडेशन होता जाता है, वो क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। ठीक है, चलो इनके कुछ यूजेज देखते हैं। परमेयीकरण, इनका बदलना आपको पूछेगा, वो हम देखते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। देखो, जब शेष शून्य हो जाता है, शेष क्या होता है, शून्य हो जाता है, तो इस प्रकार को शांत दशमलव कहते हैं। इसके हर में सदैव 2 और 5 की घात होती है, या फिर दोनों की, या तो 2 की होगी या 5 की होगी, या फिर दोनों की घातें होंगी। जब शेष शून्य नहीं होता है तो दो प्रकार की स्थिति होती है, कुछ चरणों के बाद पुनरावृत्ति होने लग जाती है। ठीक है, कुछ समय के बाद पुनरावृत्ति होने लग जाती है, तो ऐसी भी संख्या क्या होती है, परमेय संख्याएं होती हैं। इनके हर में 2 और 5 की घातें नहीं होती है, और शेष कुछ समय के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है। अनावृत्ति मतलब लगातार चलते रहते हैं, इनको अशांत अनावृत्ति संख्याएं कहते हैं। इनको P/Q रूप में लिखना संभव नहीं है, ये अपरमेय संख्याएं होती है। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना। देखो, परमेय संख्या शांत वाली, परमेय संख्या अशांत वाली, और अपरमेय संख्या अशांत वाली जिनमें रिपीट होता रहता है। पाई, ये रूट पाई नहीं, सिर्फ पाई है, 3.14, ये कभी भी रिपीटेशन नहीं होगा। √2 कम करते जाएंगे, रिपीटेशन नहीं होगा। रिपीट कुछ समय बाद रिपीट करने लग जाते हैं, तो वो क्या होती है, परमेय संख्या हो जाती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे नंबर्स का परमेयीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी बार वाले सवाल आपको दिए होते हैं और उनको परमेय रूप में बदलने के लिए आपको कहता है। अब पहली जो है, इसमें 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जिनको हम भी डिटेल में देखेंगे। जितने अंक पर बार है उतने नीचे 9 लगा देते हैं। सबसे पहला टाइप, जितने अंक पर बार है, जैसे 0.3 बार, जब पॉइंट के बाद डायरेक्ट बार हो तो उसमें जितने पर बार होता है उतने ही नीचे 9 लगा देते हैं। जैसे ये हो जाएगा 3/9, तो आगे होगा 1/3, टाइप 1। टाइप 2 जो होती है उसको देखो, बार वाले अंक के अलावा अंक को पूरी संख्या में से घटा देंगे और जितने अंकों पर बार होगा उतने नीचे 9 लगा देंगे। टाइप 2 जो होगी, इस प्रकार के सवाल बनेंगे, देखते हैं उनको। 29.376 पे बार, इस प्रकार के सवाल बनेंगे दूसरे टाइप के। अब इनको कैसे करेंगे, इनको करेंगे 29.376 माइनस करना है, जितने बार वाले शब्द नहीं उनको उसमें से घटा देता है, तो 29 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जितने नंबर्स पर बार है उतने नीचे 9 लगा देंगे। 3 नंबर पर है तो 999, ये इसका सरलीकरण रूप होगा, सिंप्लीफिकेशन मेथड होगा। अब इससे थर्ड टाइप के क्वेश्चन और बनेंगे, उसको देखते हैं। जितने अंक दशमलव के बाद बिना बार वाले हैं, दशमलव के बाद बिना बार वाले जितने अंक उतने नीचे 0 लगा देंगे। तो देखो, जैसे 7.214 और 14 पर क्या है, बार लगा हुआ है। इसको कैसे करेंगे, 7.214 माइनस क्या करेंगे, 72 बिना बार वाले जितने भी सबको।
अब इसमें क्या है, दशमलव के बाद एक अंक है जिस पर बार नहीं है, इसको नीचे, तो कितनों पर बार है, 2 पर, तो 2 नीचे 9 लगा देंगे, और जितने पर बार नहीं है पॉइंट के बाद उसके नीचे 0 लगा देंगे। ये इसका सिंप्लीफिकेशन मेथड हुआ। ध्यान रखना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, तीन ही प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला दिस टाइप डायरेक्ट है, पॉइंट के बाद डायरेक्ट बार दे रखा है, नीचे 9 लगा दो बस। पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले नंबर दे रखे, जितने नंबर दे रखे उनको सेपरेट कर दो और जितने पर बार है उसके नीचे 9 लगा दो। तीसरा मेथड क्या आएगा, पॉइंट के पहले भी नंबर होंगे और पॉइंट के बाद भी नंबर होगा और उसके बाद बार चालू होगा, तो जितने भी बिना बार नंबर है उनको सेपरेट कर दो और जितने भी पॉइंट के बाद नंबर से जिन पर बार नहीं उतने नीचे 0 लगा दो। इससे बाहर इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तीनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर लेना और इसी को लिख लेना, इससे बाहर इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलो एक आगे देखते हैं, परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना जिससे उसे नंबर लाइन पर हम शो कर सकते हैं। जैसे 1/√2 है, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हर में अगर अपरिमेय हुआ तो वो उसको हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते। तो इसको सरल कैसे करेंगे, 1/√2 है, ऊपर नीचे √2 के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √2/2। अब इसको नंबर लाइन पर शो करना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि √2 क्या होता है, 1.41 कुछ ऐसे अपॉन में 2, तो इस प्रकार से इसको नंबर लाइन पर 0.7 मतलब 0 और 1 के बीच में ये नंबर होगा, इसी इजीली हम उसको नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न का परिमेयकरण करो। सिंप्लीफिकेशन मतलब नीचे से अपरिमेय संख्या को हटाना है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, नीचे से। तो इसमें क्या होता है, इनके जस्ट जो नंबर्स होते हैं उनसे इनको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे। तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 - √3 अपॉन में 2 - √3, तो ये आ जाएगा 2 - √3 अपॉन में, ये होगा a - b और a + b, ये होता है a² - b², तो ये क्या हो जाएगा 4 - 3, ये होगा 2 - √3। ठीक बात है, अब इसको नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, ऐसे ही इसको करते हैं हम। ये हो जाएगा 5 अपॉन में √3 - √5 इंटू √3 प्लस √5 अपॉन में √3 प्लस √5। आगे जाके ये होगा 5 इंटू में √3 प्लस √5 अपॉन में माइनस आएगा यहाँ पर 3 - 5, तो ये आएगा -5/2 इंटू में √3 प्लस √5। ओके, क्लियर है। अब ये लास्ट वाला देखो, इसको भी सेम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा 7 - 3√2 अपॉन में ये हो जाएगा 49 माइनस ये क्या होगा 9 इंटू 2 18। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 7 - 3√2 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर 31। ये इसका सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो ये ऐसे इसका परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण मतलब ऊपर नीचे उसके रेसिप्रोकल से गुणा करते हैं और उसके नीचे जो है हर में परिमेय संख्या लाते हैं जिससे उसको नंबर लाइन पर इजीली शो किया जा सकता हो। नेक्स्ट है, और ये इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा भी है, 1/7। देखो मैं जितने भी एग्जाम्पल ला रहा हूँ आपकी एनसीईआरटी बुक से ला रहा हूँ, जो आपकी 10th 9th 10th की बुक में क्लास में चलती है उसी से ला रहा हूँ, जो राजस्थान बोर्ड में चलती है उससे और सीबीएसई में जो चलती है उससे लेके आ रहा हूँ। तो ये आपको डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब हमका इसका सिंपल मेथड है, 1/7 को आप डायरेक्ट क्या करो डिवाइड करके लिखो। ये क्या होगा 0.13 कैरी होगा तो 4, ठीक है 0.14
2 बचा 2 और इस प्रकार से नंबर चलता जाएगा। 2/7 क्या होगा, ये होगा 0.284 कुछ इस प्रकार से चलता जाएगा। इन दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या आपको चाहिए, तो कुछ भी हो सकती है, अनंत अपरिमेय संख्या होंगी। देखो ये 0.14 है तो 0.15 इसके बीच में एक अपरिमेय संख्या इस प्रकार चलती रहेगी, और ये 0.21 है 28 है तो 0.274 ये भी इसके बीच में होगी, तो अनंत अपरिमेय संख्या इस प्रकार से इसके बीच में आ सकती है। ये सभी अपरिमेय संख्या है इनके बीच में आने वाली। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। याद रखना इसे, बहुत अच्छा सवाल है। जांच कीजिए कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। 7√5 7/√5 √2 प्लस 21 और पाई माइनस √2। देखो सबसे पहले देखते हैं 7/√5, तो 7/√5। अब इसको सरल करो, तो पहले √5 क्या होता है वो निकाल लो, इसका मल्टीप्लाई 7 से हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा √5 होता है 7 × 2.236, तो ये हो जाएगा आगे जाके 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 6 15 पॉइंट कुछ यहाँ पर ये आएगा 15.652, ये करके ये नंबर आएगा। अगर इस प्रकार से नंबर आएगा तो क्या होगा, ये लगातार चलता रहेगा, इसी प्रकार से √5 आगे भी चलता रहेगा, तो ये क्या होगा, अनावसानी होगा। अनावसानी होगा तो ये क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। दूसरा भी देख सकते हैं, √5 हमारे पास है तो 7/√5 को हम देख सकते हैं। 7/2.236 ये देखेंगे, यहाँ पर ऐसे हम कर सकते हैं 7 × √5 ऊपर अपॉन में √5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, तो 7/√5 हम देख सकें 15.652 अपॉन में 5, तो ये क्या आ जाएगा 3 पॉइंट कुछ आगे चलेगा, तो ये भी क्या होगा, अनावसानी होगा, और ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तीसरा क्या है, √2 प्लस 21, तो √2 में √2 खुद अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या में कितने भी नंबर जोड़ते जाओ वो अपरिमेय संख्या ही आएगा। इसी प्रकार पाई माइनस 2, तो पाई माइनस 2 क्या होगा, पाई की नंबर्स क्या होती है 3.1415 और ऐसे वो चलता रहता है। आगे इसमें माइनस के 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.1415 डेडेडस आगे इसी प्रकार से चलता रहेगा, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये तीनों ही, ये संख्या ये संख्या ये संख्या ये संख्या, चारों ही संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। इनको आप बार बार करके देख रहे हैं, आपकी कहाँ से लिए, एनसीईआरटी बुक से ली गई, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, इनके हमको ऐड करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके देखना है। चलो देखते हैं ऐड करके हम, सिंपल ऐड है, 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3, इससे इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3√2 प्लस इसमें से इसको दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन का चिन्ह है इसलिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2√3, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, कौन अपरिमेय और कौन परिमेय, जो सरलीकरण करने पर परिमेय संख्या बदल गए परिमेय, बाकी सब अपरिमेय, तो इसको हम ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 × √5 हो जाएगा 5, तो 60, तो ये क्या हुआ परिमेय संख्या। इसको देखते हैं 8/√15 बटे में 2√3, तो 8 क्या होगा 8 × √15 को हम लिख सकते हैं √3 × √5 बटे में 2 × √3, ये दोनों कट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 4√5, तो ये क्या है अपरिमेय संख्या है। ये तो परिमेय संख्या हुई, ये अपरिमेय संख्या हुई। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं 1-2 क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पुराने वाले क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं।
जो ये सभी क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से ले रहा हूँ, ठीक है। तो इनको आपको बार बार करके देखना है, इनके नोट्स बना लेना, बार बार करके देखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि ए तथा बी दो धनात्मक वास्तविक संख्या हैं तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको देख लें, इनसे आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत ईजी हो जाएगी। ओके, देखते हैं, देखो क्या है, रूट ए बी जो है, रूट ए बी, इसको हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है। रूट ए अपॉन में रूट बी, ये इस प्रकार से रूट ए अपॉन बी ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक बात है। इसको देखते हैं, ये हमने अभी फॉर्मूला यूज किया था, थर्ड वन जो है, देखिए रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी बराबर ए माइनस बी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मतलब बीच में अगर माइनस होता है, ऐसे होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर रूट है तो रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक बात है ना। ऐसे ही होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, रूट ए का सी से करेंगे रूट ए सी, रूट ए का डी से करेंगे रूट ए डी, रूट बी का रूट सी से करेंगे रूट बी सी, रूट बी का रूट डी से करेंगे रूट बी डी, ठीक बात है। इसको हमें डायरेक्ट स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए, रूट बी का स्क्वायर करेंगे बी प्लस 2 रूट ए बी, ये इसका विस्तार हुआ, ठीक है। इनसे क्या है, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और आपके जो क्वेश्चन को करने की स्पीड भी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम एक लास्ट ये एग्जांपल देखते हैं, इस पर परमेरिकल पर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक बार इसे देख लेते हैं। तो निम्न इन उदाहरणों को देखते हैं। सबसे पहले दिस वन, देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। इनका मल्टीप्लाई करना है तो 5 का पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 2 10, फिर आ जाएगा प्लस के 5 रूट 5 प्लस 7 का रूट 7 का करेंगे तो 2 रूट 7 प्लस रूट 7 और रूट 5 क्या हो जाएंगे, रूट 7 × 5 बराबर रूट 35। तो क्या आएगा नीचे, 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 35, ठीक है। ओके, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। ये कौन सा है, ये आपको दिख रहा होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 5 प्लस रूट 5 तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा 20। थर्ड वन देखेंगे, इसको सिर्फ आपको वर्ग करना है। थर्ड वन ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको एक बार एरेंज करके देखते हैं। इनको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, नोट्स बना लीजिए इनसे, जिससे आपको बार बार ये वीडियोस देखो और नोट्स बनाओ अपने। इसका हमें स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू रूट 7 रूट 3 क्या होगा रूट 3 × 7, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 रूट 21। ओके, इसको देखेंगे हम, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो जाएगा, तो रूट 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 11 और माइनस 7 माइनस रूट 7 का 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। क्लियर है, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डायरेक्ट इन सब सूत्रों को आपको थोड़ा पढ़ना है, याद करना है इनको, इनसे आपके क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। आगे देखते हैं अब,
ये है आपके लिए घातांक के नियम, आपके एनसीईआरटी बुक्स में दे रखे हैं। ये घातांक के नियम आपको प्रॉपर याद करने, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। आपके नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आपको आएगा ही, इसी नंबर सिस्टम को आपको ठीक से पढ़ना है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही। थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन ईजी है, एक बार समझ में आ गया तो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। देखो फर्स्ट हम देखते हैं ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो ये को हो जाएगा जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा ए की पावर m प्लस n। जब आधार समान हो, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा ए की पावर m की पावर n, ए की आधार है, पावर पर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर्स का, घात का, ए की पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक बात है, दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे, जब आधार समान हो घातें जुड़ जाती हैं, ए की पावर m की पावर n है तो ए की पावर mn हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वाले को। ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n, ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n, आधार समान हो और बटे में है तो घातें घट जाती हैं, ए की पावर m माइनस n हो जाएगा। ओके, ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए की पावर n इंटू बी की पावर n, तो ये हो जाएगा जब आधार बी की पावर m, जब आधार अलग अलग हो और घात एक ही हो तो आधार का मल्टीप्लाई हो जाता है, a इंटू बी की पावर n। जब आधार अलग अलग हो और घात एक ही हो तो आधार का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये a की पावर 0 बराबर होता है 1, इसको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कथन निष्कर्ष में या फिर ऑप्शंस वाले में, जैसे 4 दे देंगे कौन सा गलत है उसको पूछ सकते हैं। ये ए की पावर m होता है तो उसको बटे में लेके जाते हैं तो ए की पावर माइनस m हो जाता है, ए की पावर माइनस m है, उसको अगर बटे में लेके जाएंगे तो 1 अपॉन ए की पावर m हो जाएगा। ठीक बात है, ध्यान रखना। इसको देखो, ए की पावर m अपॉन n होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 1 अपॉन n की पावर m, तो ये हो जाएगा ए की पावर m की पावर 1 अपॉन n। ध्यान रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए की पावर n बराबर में b है तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर b की पावर 1 अपॉन n। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना है हमें। इसको देखते हैं, a की पावर m बराबर a की पावर n, आधार समान है तो घातें क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में m बराबर n होगा। जब आधार समान हो तो घात भी समान होगी, आधार समान हो तो घात भी क्या होगी, समान होगी इस स्थिति में, तो इसको ध्यान रखना है। अब एक है माइनस ए की पावर m बराबर ए की पावर m हो जाएगा जब m क्या हो, सम संख्या हो, और माइनस ए की पावर m बराबर माइनस ए की पावर m हो जाएगा कब, जब m क्या हो, विषम संख्या हो। ये सारे के सारे सूत्र आपको लिख लेने और इनको बार बार वो याद करना है, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, इकाई का अंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इकाई का अंक देखिए सिंपल है बिल्कुल। अगर आपसे डायरेक्ट अगर वो क्वेश्चन पूछे इकाई के अंक का, डायरेक्ट इस प्रकार के नंबर दे रखे हों तो इकाई के जो अंक, यूनिट जो नंबर होते हैं उनका मल्टीपल कर दो। जैसे यहाँ पर 1, 7 और 3 का मल्टीपल करेंगे तो 21 आएगा, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी नंबर दे रखे हो जैसे 3, 5, 2 इंटू 5, 3, 9 इंटू 2, 3, 5, इस प्रकार दे रखे तो यहाँ पर 2 इंटू 9 इंटू 5
क्या आ जाएगा 90, तो इकाई का अंक क्या हुआ 0। इस प्रकार से होगा, ठीक है। टाइप 2 में क्या होगा, अगर संख्याओं पर घात दी हुई है तो घात को 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेषफल बचेगा उसको इकाई के अंक पर लगाएंगे और वही उसी का यूनिट करेंगे, वही यूनिट नंबर होगा, उनका मल्टीपल करके हम आंसर निकालेंगे। जैसे 57 को 4 से डिवाइड करो, 57 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या आएगा 4 × 4, 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 1 इंटू, फिर 63 को करेंगे, 63 डिवाइडेड बाई 4, 3 बचेगा, ठीक है। तो क्या आएगा 6 की पावर 3 इंटू 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही आएगा, तो 3 की पावर 1 3, 6 की पावर 3 कितना होगा 216 इंटू 1। अब वही यूनिट नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 इंटू 6 इंटू 1 बराबर क्या होगा 18, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 8, क्या होगा 8 होगा, ठीक है। ध्यान रखना, टाइप नंबर 1 डायरेक्ट मल्टीप्लाई यूनिट नंबर का, टाइप नंबर 2 जो अगर घात में दे रखे हैं तो घात को 4 से भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा उसको यूनिट नंबर पर लगाएंगे और उनका मल्टीपल करेंगे, टाइप नंबर 2। और एक और टाइप होगी, बस इसी प्रकार के इसमें से क्वेश्चन आएंगे। अगर घात 4 का भाग देने पर शेषफल 0 हो तो घात 4 लगाकर ज्ञात करेंगे। जैसे 64 है, 64 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 की पावर 4 कर देंगे, 5 की पावर 4 कर देंगे और 8 की पावर क्या करेंगे 20 आएगा, 22 में अगर 4 की डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो क्या आएगा देखो 3 3 जा 9, 81 इंटू 625 इंटू 64, इनका यूनिट नंबर देख लेंगे, 1 इंटू 5 इंटू 4 बराबर 20, तो 0 क्या आ जाएगा इसका यूनिट नंबर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सही है, बस बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस आपको। टाइप नंबर 4 देख लेंगे, ये डायरेक्ट है, अगर आधार वाली संख्या, अगर संख्या में आधार वाली संख्या में 0 1 5 और 6 हो तो इनका इकाई अंक हमेशा यही संख्याएं होंगी, चाहे भी उसकी घात कितनी हो। अगर 0 हो इसकी कितनी पावर हो भले ऊपर, ठीक है, 1 हो इसकी कितनी पावर हो, 5 हो इसकी कितनी पावर हो, 6 और इसकी कितनी पावर हो, तो हमेशा यही आएंगी लौट कर। जैसे ये नंबर है तो इसमें यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा, इसका 5 वाले का हमेशा 5 आएगा, 6 वाले का क्या आएगा हमेशा 6 आएगा और 1 का हमेशा 1 आएगा, तो इनका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 5 30, तो 0 इसका क्या होगा यूनिट डिजिट होगा। क्लियर है, हमने 4 प्रकार देखे, पहला डायरेक्ट मल्टीपल, दूसरा घात को 4 से डिवाइड किया, तीसरा क्या किया हमने लगा दिया, तीसरा अगर घात को 4 से डिवाइड करने पर 0 शेषफल आ रहा है तो वहाँ पर क्या किया हमने डायरेक्ट उनको 4 घात को 4 लगा दिया, पावर को 4 मान लिया, और चौथा क्या है अगर जो आधार है उसमें यूनिट डिजिट है वो 0 1 5 6 हो तो उसका कितना ही मल्टीपल कितनी घात क्यों ना हो वही नंबर हमेशा आएंगे उसके, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यूनिट डिजिट को देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं गुणज एवं गुणनखंड। देखो ये इसमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, वहाँ पर दे रखा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, परमेय और रियल संख्या, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि आपकी जो एनसीईआरटी उसमें ये सारी चीज़ें दे रखी है, तो आपको ये पढ़नी पड़ेंगी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ने, ऐसा नहीं बहुत हार्ड एंड फास्ट चीज़ पढ़ने, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट आपको पढ़े हैं। गुणज एवं गुणनखंड क्या होते हैं? प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, मतलब गुणनखंड हर एक का अद्वितीय होता है। इसमें 2-4 महत्वपूर्ण चीज़ देख लो। प्रत्येक संख्या के लिए एक गुणनखंड होता है, एक जो होगा प्रत्येक संख्या के लिए गुणनखंड होगा 1। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है, मल्टीपल्स होती है। एक संख्या का प्रत्येक गुणज उसके संख्या के से बड़ा, ये बड़ा है, या उसके बराबर होगा, या तो बराबर होगा या फिर बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, इनको
ऑप्शंस में 4 ऑप्शन देके गलत सही कथन में पूछ सकते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं, 3 या 4 प्रकार के। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, एक गुणनखंडों की संख्या, एक गुणनखंडों का योग, ये 3 प्रकार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको देख लेना बस, छोटे छोटे, उनको थोड़ा ध्यान दें। देखो जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, अभाज्य गुणनखंड, तो उनमें क्या करना है, आपकी घातों का योग हो जाएगा, घातों का योग हो जाएगा। 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, तो 4 + 1 बराबर हो जाएगा 5। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 5 हो जाएगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर पूछता है तो उनकी घातों का योग हो जाता है, जो उसकी पावर होती है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो पावर होती है उसका योग हो जाता है, उसका एडिशन हो जाता है। सभी भाजकों का योग, जितने भी डिवाइजर्स होते हैं उन सबका योग होता है, तो उनको कैसे करते हैं। जैसे 1080 है, तो इसका क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो इसका करेंगे तो क्या होगा, देखो पहले क्योंकि 1 होता है, ध्यान रखना हर एक का 1 एक मल्टीपल होता है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। फिर वही 3 के साथ करेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। फिर वही 5 के साथ करेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। सबको यहाँ पर लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे, तो क्या आएगा, 3600 आ जाएगा। ध्यान करना, अभाज्य गुणनखंडों की अगर संख्या की कोई बात करता है तो घातों का डायरेक्ट योग कर देंगे, और उनके भाजकों का, सभी भाजकों का योग करता है, तो जो घात है उसको पहले लिखेंगे, घातों को फिर प्लस में लिखेंगे, और जितनी घातों को उससे एक ज़्यादा आएगा। जैसे फिर 3 घात है तो 1 2 3 4 नंबर्स आए, ठीक है, क्योंकि 1 ऐड होता है उसमें। सभी गुणनखंडों की संख्या, एक तो होती है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो क्या होती है, देखो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है, वो होती है घातों का योग, घातों का योग। अब सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, जैसे 520 है, तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, ठीक है। तो 3 + 1, तो इसकी क्या हो जाएगी, सभी गुणनखंड 3 + 1, क्योंकि इसकी टोटल 3 बन रहे और एक 1 0 वाला होगा, 3 + 1, इसकी 1 + 1 और इसकी भी 1 + 1, तो क्या हो जाएगी 4 8 दूनी 16। टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 16 होगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में डायरेक्ट घातों को जोड़ देते हैं। इसमें क्या होता है, घात से 1 प्लस करके सबका मल्टीपल कर देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे याद हो जाएंगे। अब ये देख लेते हैं भाजकता के नियम को। इस पर काफ़ी सरल क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, याद होने चाहिए। देखो पहले ये देखते हैं, तीनों जो है ये अच्छे हैं, ये तीनों। 2 की भाजकता का नियम क्या होता है, जो लास्ट में सम अंक होना चाहिए, अंत में सम संख्या होनी चाहिए। 4 की भाजकता का नियम क्या होता है, अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग जाना चाहिए। 8 की भाजकता का नियम क्या होता है, अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। 2 में लास्ट संख्या में दोगुना किया, 4 में लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, और 8 का कर दिया, तिगुना कर दिया, तो लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 2 का गुना करा 2, तो 4 अंकों में, मतलब 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, और उसका 3 गुना किया 2 का, तो 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। 3 की भाजकता का नियम क्या है, अंकों के योग में 3 से भाग जाना चाहिए। 9 की भाजकता का नियम, अंकों के योग में 9 से भाग जाना चाहिए। 5 की भाजकता का नियम, 0 और 5 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखो 2 का 4 का 2 नंबरों में लास्ट के में, 8 में लास्ट के 3 नंबरों में 3 का, अंकों के योग में 9 का, अंकों के योग में 5 का, 0 और लास्ट में 0 और 5 आने चाहिए। 6 की भाजकता का नियम क्या होता है, 2 और जो संख्या है 2 और 3 से डिवाइड होनी चाहिए, 2 से और 3 से, दोनों से। 11 की भाजकता का नियम क्या है,
देखो 11 की भाजकता का नियम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए संख्या के दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य, या तो 0 या फिर 11 से विभाज्य। जैसे कोई संख्या आपको दी है 2 3 5 7, तो दाएं अंक से करो, 5 और 2 7। ठीक है, एक स्थान छोड़ के, और बाएं से 7 और 3 10। आपको 10 - 7 करना है, डिवाइडेड बाई बचेगा 3, तो 3 क्या ना है तो 0 है, ना ही उससे 11 से डिवाइड है, तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। इसकी जगह पर ये होता 2 3 5 और 4 होता, तो ये क्या होता 7, ये दोनों 7 और ये दोनों भी 7, -7 बराबर 0, तो ये नंबर 11 से डिवाइड होता। ठीक बात है, ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत ईजी है 11 की भाजकता का नियम। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 21/5, 21/5, इसको 9 से विभाज्य करना है, तो y का न्यूनतम मान, ये 9 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। y से मतलब 9 की भाजकता का नियम क्या होता है, नंबर्स को का योग जो है 9 से भाग जाना चाहिए। तो क्या होगा, देखो 2 + 1 + 5 + y क्या होगा, 5 और 2 7 और 1 8, 8 + y। ठीक है, अब ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो क्या y की जगह पर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 2 1 1 5 डिवाइडेड बाई 9, 2 टाइम्स 31 हुआ, 3 और 9 5 जो 45। ठीक है, इस प्रकार से ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो y की जगह पर क्या आएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। क्लियर है, याद रखना है, बहुत सिंपल है। आगे देखते हैं, लेसे एंड मैसे, ये लास्ट कॉन्सेप्ट आपके चल रहे हैं, इसके बाद ये लगभग खत्म की ओर जा रहा है। लेसे और मैसे, लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक, जैसा कि नाम से आपको लग रहा है, महत्तम समावर्तक में क्या होता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटी घात इसमें हम लेते हैं। ठीक है, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल गुणनखंड, हमेशा ये बड़ा आएगा, गुणनखंड है इसलिए बड़ी घात इसमें लेते हैं। ठीक है, सीधा सा है, इसमें तो लेते हैं जो कॉमन है, कॉमन जो है इसमें लेते हैं कॉमन इनटू जो बचा है, वो भी बचा है वो भी इसमें लेते हैं। कॉमन तो लेते ही, और जो बचेगा वो भी इसमें क्या है लेते हैं। जैसे 24 36 और 48 का हमें वो देखना है। तो HCF और LCF, 24 के जो गुणनखंड होंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 36 के होंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और 48 के क्या होंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। अब HCF में क्या होता है, कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन इन सब में 2 में कौन सा क्या सबसे ज़्यादा कॉमन आएगा, सब में जो कॉमन है वो आएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, और 3 की पावर में 3 की पावर 1 आएगा, 3 की पावर 1, तो ये हो जाएगा इसका HCF। LCM में क्या आएगा, ये तो लेना ही है, लेकिन जो बचा हुआ है वो भी लेना है। तो इसमें देखो, अगर हम 2 की पावर 2 ले लेते हैं तो सब में क्या बच जाएगा, यहाँ से 2 की पावर 2 और बच जाएगा, इंटू 3 की पावर 1 भी ले लेंगे तो 3 की पावर बन जाएगा, तो यहाँ से 3 की पावर 2 आ जाएगा, तो ये क्या होगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। बड़ी घात इसमें लेते हैं, इसमें सबसे छोटी कॉमन घात, इसमें सबसे बड़ी कॉमन घातें हम लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे HCF का, देखो इसके कुछ वो पढ़ लेते हैं। HCF क्योंकि छोटा होता है उसका LCM में हमेशा भाग जाएगा। HCF LCM बटे HCF हमेशा ही पूर्णांक होता है। दो संख्या AX तथा BX जिसमें X क्या कॉमन है का HCF क्या होगा, X होगा, और A और B क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, A और B अभाज्य संख्या हो जाएंगी। और इसका क्या होगा, LCM क्या होगा, X तो कॉमन है वो तो होगा, और A और B जो बच्चा है वो भी होगा, ये इसका क्या होगा LCM होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दो संख्याओं के HCF एवं LCF का गुणनखंड दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्या
जैसे एक दे दी हमने, जैसे इसी को देख लेते हैं, संख्या 1 इंटू संख्या 2, एक ax और bx दो संख्या हैं, उनका एलसीएम तो क्या क्या आया, x इंटू ए इंटू बी, और एचसीएफ क्या आया, x, और दोनों संख्या क्या है, ax गुणा में bx। तो दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा बराबर में होता है दोनों संख्याओं के गुणा के। इससे सवाल आते हैं, इसलिए इसे ध्यान रखना। अंश और भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ, जिसका भी, जैसे भिन्नों का एचसीएफ निकालना है तो ठीक है, भिन्नों का एचसीएफ निकालना है तो हर में क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा अंश में, और भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो अंश में क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, भिन्नों का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, भिन्न का एलसीएम अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। जिसका निकालना है वो ऊपर आएगा, जो निकालना है वो ऊपर आएगा, और उसके विपरीत अपोजिट नीचे आएगा। जैसे अंश भिन्नों का एचसीएफ निकालना तो एचसीएफ ऊपर आ जाएगा, भिन्नों का एलसीएम निकालना तो एलसीएम ऊपर आ जाएगा, बाकी उसका अपोजिट नीचे आएगा। इसके बाद इस पर दो क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 और 18 का एलसीएम क्या है, 36 है। तो एचसीएफ क्या होगा, देखो हमने अभी पढ़ा था, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर संख्या 1 इंटू संख्या 2। तो एलसीएम क्या दे रखा, 36, एचसीएफ एक्स मान लेते हैं, संख्या 1 12, संख्या 2 18। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणा 18 बटे में 36। ठीक है, तो 18 को कट कर लो, 18 2 जा 36, 2 से यहाँ पर कट कर लेंगे 6, तो आ जाएगा आंसर 6। तो एचसीएफ क्या होगा, इसका 6 होगा। तो एचसीएफ बराबर 6। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक बात है, ध्यान रखना, और बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है। दूसरा देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष रहे। देखो तीनों संख्याओं से भाग जाना चाहिए, तो इन तीनों नंबर से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो एचसीएफ तो छोटा नंबर आएगा, तो हमें क्या नंबर निकालना पड़ेगा, बड़ा नंबर निकालना पड़ेगा, और बड़ा नंबर क्या होगा, एलसीएम। तो इनका सबका एलसीएम निकालो। 6 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, 15 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5, और 18 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ी पावर होगी, तो 3 की पावर 2 यहाँ से ले लेंगे, इंटू 2 की क्या आ जाएगा, इंटू 2 की पावर 1, और 5 की पावर 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या आएगा इसका एलसीएम, 9 इंटू 10 इक्वल टू 90। एलसीएम क्या आ जाएगा, 90। 90 एक ऐसी नंबर होगा जिसमें 6 का भी डिवीजन होगा, 15 का भी भाग जाएगा, और 18 का भी जाएगा। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 90 तो सबसे डिवाइड है, और इसमें 5 हम ऐड कर देंगे। तो 95 एक ऐसा नंबर है जिसको 6, 15 और 18 तीनों नंबर से डिवाइड करने पर 5 क्या आएगा, इसका शेष पड़ेगा। इतना सही आने वाला है, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी। बस थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना होगा आपको। और अगर इस क्लास को आप अच्छे से देखोगे ना, तो आपको यहाँ से बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी वगैरह से आपकी क्लासें आ रही है, और आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो भी हम उन्हीं किताबों से मोस्टली करवाएंगे, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे। ठीक है, आगे देखो, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते, जो कुछ हमारा अब तक बच गया उसको हम इसमें देख लेंगे। किसी संख्या में से शेषफल घटाने पर, किसी संख्या में उसका शेषफल घटा देते हैं तो वह पूर्णतः विभाज्य संख्या रह जाती है। जैसे हम कहते हैं कि 95 है, उसको 15 से डिवाइड करने पर 5 शेषफल आता है। तो हम अगर 95 में से 5 जो उसका शेषफल है वो घटा देंगे तो 90 बचेगा, और 90 क्या होगी, 15 से पूर्णतः डिवाइड होगी। ठीक बात है ना। तो किसी संख्या में से शेषफल घटाने पर संख्या पूर्णतः विभाजित संख्या रह जाती है। दी संख्याओं में किसी विशेष संख्या से भाग दिया जाता है, तो दी संख्याओं में किसी विशेष संख्या से भाग दिया जाता है तो उनके गुणा में भी उसका भाग जाएगा, उनके गुणा में भी भाग जाएगा।
उनके योग में भी भाग जाएगा, उनके अंतर में भी उसका भाग जाएगा। जैसे AX और BX है, दो संख्या हैं, इनमें मान लो x का भाग जाता है, x से भाग दिया जाता है, तो उनका गुणा क्या होगा, x इंटू ए इंटू बी, इसमें भी x से डिवाइड होगा। इनका योग क्या होगा, a प्लस बी, एक्स इंटू ए प्लस बी, इसमें भी x से भाग जाएगा। इसका अंतर क्या होगा, x इंटू ए माइनस बी, इसमें भी x का भाग जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ईजी और बहुत ही अच्छा। एक लास्ट कंसेप्ट आता है उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, और भिन्नों की छोटी और बड़ी देखना। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है आपको, और इसका सबसे सिंपल मेथड मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, जिससे आपको कुछ दिमाग ही लगाना नहीं, सीधा आपको आंसर आएगा। उचित भिन्न क्या होगी, जिनका अंश छोटा और हर बड़ा होगा। अनुचित भिन्न जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होगा। ठीक बात है, मतलब उचित भिन्न जो होगी जिसको डिवाइड करने पर 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, और अनुचित भिन्न में क्या होगा, 1 से ग्रेटर देन बनाएगा, 1.234 कुछ कुछ आएगा, यहाँ पर 2.3.5 इस प्रकार से आएगा। ठीक बात है। अब बड़ी और छोटी भिन्न, एक पहला कंसेप्ट, अगर अंश और हर में अंतर समान है, अगर अंश और हर में अंतर समान है, जैसे यहाँ पर बन का अंतर है, यहाँ पर बन का, यहाँ पर बन का, यहाँ पर भी बन का है, तो बड़ी दिखने वाली, बड़ी जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी, और छोटी दिखने वाली छोटी जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी। मतलब जो ऊपर का नंबर, अगर दोनों में को हम कंपेयर करेंगे, अगर वो दोनों बराबर है, तो बड़ी दिखने वाली मतलब जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी होगी। जैसे इसमें दोनों में सब में क्या है, अंतर बराबर है, तो बड़ी दिखने वाली 4/5 तो ये बड़ी हो जाएगी, और छोटी दिखने वाली 1/2 छोटी हो जाएगी। लास्ट देखते, अंतर असमान है तो अंश हर में से अंश को घटाने पर और फिर भाग देकर ज्ञात करते हैं। अंतर अगर असमान है तो अंश में से हर को, इन दोनों में से हर को आपस में घटा देंगे, जिससे क्या है वो नंबर छोटे हो जाएंगे थोड़े थोड़े से। अब इनमें क्या करेंगे, इसके बाद इनको डिवाइड करके देखेंगे, जैसे 5/4 को 11/6 को 8/7 को, इस सबको डिवाइड करके देखो। डिवाइड करने पर 1.25, 1.83, 1.14, 1.75 इस प्रकार से नंबर आएंगे। तो इनमें से जो बड़ा होगा वह बड़ा, जो छोटा होगा वह छोटा। तो बड़ा क्या होगा, 11/17 और छोटा क्या होगा, 8/15। मैं इसका आपको सबसे इजी रास्ता बताता हूँ। आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास टाइम होता है, सबसे लास्ट में आपको मैथ करनी है। आपको डायरेक्ट इनको डिवाइड करके देख लेना है, 2 से 3 नंबर तक डिवाइड करना है। 2 से 3 नंबर तक जैसे डिवाइड करोगे, जैसे आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सी घात छोटी है, कौन सी घात बड़ी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, तुरंत आपको पता चल जाएगा। आगे देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो है उनको अब एक बार देख लेते हैं, जो कुछ इस चैप्टर में बच गया उसे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। एक बार एसएससी में इस क्वेश्चन को पूछ चुके हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 होती है, और एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। इसके अलावा कोई सी भी सम संख्या है जो अभाज्य नहीं है। n लगातार सम संख्याओं का योग क्या होता है, n × n+1 होता है। n लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, 2n × n+1 × 2n+1 अपॉन में 3 होता है। n लगातार सम संख्या घनों का योग 2n² × n+1 का होल स्क्वायर। n लगातार विषम संख्याओं का योग n² होगा, और n लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग n 2n+1 2n-1 अपॉन 3 होगा। आप ज़्यादा नहीं, अगर इसमें से याद करना ज़्यादा नहीं चाहते हो तो मैं बताऊँ उनको तो आप याद कर ही लेना, जिनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। कौन कौन से देखने, देखो एक तो आपको ये देखना है, और एक ये इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना, और एक ये इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना। n लगातार सम संख्या का योग क्या होता है, n × n+1, और n लगातार विषम संख्या का योग क्या होता है, n² होता है। ठीक है, ये आपका पूरा चैप्टर था किसका, नंबर सिस्टम का। तो इस चैप्टर को आपको याद करना है, अच्छे से इनको देखना है वीडियो को, और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सेशन में हम लेके आएंगे। अगर आपको हमारे चैनल अच्छे लग रहे हैं तो सेवा स्टडी मटेरियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें, जिससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमें भी क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।